नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। एक रात में एक साथ सारे बंधन टूट गए। प्यार का पक्का महल रेत की दीवारों में बदल कर ढह गया और पति पत्नी का रिश्ता दूर का लगने लगा। क्या आदमी कंगाल हो जाए तो उसका सब कुछ छूट जाता है, यहाँ तक कि पत्नी भी? तो क्या एक ही चीज की सच्चाई रह गई है? क्या आज के रिश्ते नाते इतने कच्चे धागों से बंधे हैं? हाँ, ये सभी पैसों के अधीन हो गया है और पैसों के अलावा कहीं कुछ सच्चाई है ही नहीं। खुदा करे इस प्रकार की मुसीबत किसी पर ना आए। आदमी हाथ पैरों से पंगुल हो जाए, अंधा हो जाए या बहरा, पर पैसा हर समय उसके साथ हो तो वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। अपने दफ्तर में दाखिल होते समय मैंने सोचा, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी न कभी वो दिन भी आएगा जब मैं पैसे वाला सेठ होऊंगा। जिस कविता की चाहत होगी वो मेरे कदमों में होगी, फिर मैं उसमें अपनी कविता को तलाश करूंगा। तब तक वो बहुत पश्चाताप कर चुकी होगी। वो मेरी अंतिम मुलाकात होगी। इसके बाद मैं विदेश चला जाऊंगा, किसी ऐसे शहर में जिसमें जासूसों को पूजा जाता हो। लेकिन इस समय मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं कंगाल हूँ, कर्जदार हूँ। कोठी का किराया और दफ्तर का किराया कहाँ से अदा किया जाएगा? उस बंगले को छोड़ा भी नहीं जा सकता। 300 रुपया मासिक किराया था और 6 साल से मैं उसमें रह रहा था। साउथ एक्सटेंशन में आज इतने बड़े बंगले का किराया 1000 रुपये से कम किसी भी सूरत में नहीं था। अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी। फिलहाल ये धन कहीं से आता नहीं दिखाई देता था। एक ही रास्ता था, लोगों की कमजोर नसें हासिल करके मैं ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू करूं। पर इस धंधे में जोखिम तो था ही, साथ में खुद ब्लैकमेलिंग से बेहतर डाका मारना उचित समझता था। ब्लैकमेलिंग कमीने आदमियों का धंधा समझता था। ऑफिस में पहुंचकर मैंने सारे अखबारों की महत्वपूर्ण खबरों पर निशान लगाए और लिली को दिए। लिली हमेशा की तरह उनकी कटिंग्स काटने लगी। लिली ने एक कटिंग मेरे सामने पेश की। ये मैंने छांटी है। आपने कभी मिस मालती बाला का जिक्र किया था। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, ये नाम अवश्य ही कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकला है। मैंने जलती हुई सिगरेट एस्ट्रे में फेंकी। क्या नाम लिया तुमने? मिस मालती बाला। हाँ, मैंने जरूर जिक्र किया होगा। इस नाम को मैं भूल भी कैसे सकता हूं, परंतु तुम्हें इस नाम का ख्याल कैसे आया? जरा इस खबर को पढ़िए। मैंने वो कटिंग हाथ में ले ली। फिर जो समाचार पढ़ा उसमें एक बार तो दिल को शांति हुई, पर दूसरी बार खबर पढ़ने से उत्सुकता बढ़ गई। आगरा रोड पर दुर्घटना की शिकार, साथ में डॉक्टर भूपेंद्र भी मारे गए। ही वॉज अ ब्लैक लिस्टेड मैन, डॉक्टर भूपेंद्र। ये दोनों एक ही साथ चल बसे। मिस्टीरियस किसी ट्रक ने हाईवे पर इन्हें एक्सीडेंट में मार दिया। रात के 9 बजे का वाकया है। मैं हाथों की उंगलियां फंसाए कुछ सोचने लगा। आपने बताया नहीं ये लोग कौन थे? हाँ, अवश्य यह केस चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में गया होगा, क्योंकि दोनों वहीं रहते थे। जरा बलदेव को रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन पर भेजो। मैंने बुलेट सर्विस के लिए वहां छोड़ी हुई है। लिली ने फौरन बलदेव को रवाना कर दिया। लिली, यह दुर्घटना महत्वपूर्ण है। मैं उस स्त्री की तरफ से कभी आंखें मूंद कर नहीं रहा हूं। मैंने उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसे ही 10,000 रुपये नहीं दिया था। मैं तुम्हें बताता हूं कि उसे मैं कैसे जानता हूं। मैंने लिली को मालती बाला के बारे में बताया। ये बहुत सुंदर हाई क्लास कॉल गर्ल थी। अंत में बोला, और पंडित हरिभजन ने इसे रखेल बना लिया था। मालती बाला के पास बेमिसाल सौंदर्य था। अगर वो मॉडलिंग की दुनिया में उतरी होती तो निश्चय ही सर्वोपरि होती। डॉक्टर भूपेंद्र नाम का एक डॉक्टर था। वो एक जहरीला तस्कर था और एमपी महोदय उसके बाकायदा पार्टनर थे। ये लोग नकली दवाइयों की तस्करी के अलावा और सभी प्रकार की तस्करी किया करते थे। जिन दिनों अनाज की शॉर्टेज थी, इन्होंने खूब पैसा बटोरा था। इनका गठजोड़ बॉम्बे के तस्करों से भी है। वहाँ चावल बहुत महंगा बिकता है।
ये चावल स्मगल किया करते थे। अगर मैं इनके काले कारनामों की पोथी खोलकर बैठ जाऊं तो सूची बहुत लंबी बैठेगी। लेकिन उड़ती उड़ती खबर मिली कि इस मालती बाला के कारण भूपेंद्र और हरिभजन में ठनने लगी थी। इधर तस्करों की बहुतायत के कारण सरकार ने तस्करों को मीसा के अंतर्गत पकड़ने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी और फिर भूपेंद्र का नाम तस्करों की सूची में सबसे ऊपर था। पुलिस विभाग और सीबीआई वाले इस बात को अच्छी तरह जानते थे। तो क्या ये दुर्घटना नहीं है? दुर्घटना भी हो सकती है और कत्ल भी है। मुझे घटना स्थल तो देखना ही होगा, साथ ही पुलिस स्टेशन से पुलिस का नजरिया जानना होगा। फिर अगर मेरी निगाह में यह हत्या का मामला हुआ तो फिर कसम ऊपर वाले की, मैं हरिभजन को इस बार बख्शने वाला नहीं, और फिर मैं उसे प्रकाश में लाकर ही दम लूंगा। लेकिन इससे आपकी मनी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व नहीं होती। होगी, और जरूर होगी। गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी तौर पर होगी। वो किस प्रकार? मैं डॉक्टर भूपेंद्र की पत्नी को जानता हूँ। भूपेंद्र कुछ भी क्यों ना रहा हो, पर उसकी पत्नी देवी है। वो अपने पति को बहुत चाहती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं। जब उसे पता लगेगा कि पुलिस इस मामले को जानबूझकर एक्सीडेंट साबित कर रही है और वास्तव में उसके पति का कत्ल एक साजिश से हुआ है, तो क्या उसकी पत्नी अपने पति के हत्यारों को चैन से रहने देगी? नेवर। वो पैसा पानी की तरह बहा देगी लिली, सिर्फ इसलिए कि उसके पति के हत्यारे मय सबूतों सहित जेल की 4 दीवारी में पहुंच जाए। और अगर वो हत्या है तो यह काम मैं अकेला ही कर सकता हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस मामले की असलियत पर नहीं पहुंचना चाहेगी, भले ही वो हत्या का षड्यंत्र क्यों ना हो? लेकिन पुलिस तो ट्रक और ट्रक ड्राइवर की तलाश करेगी। ना तो तुम हरिभजन के हथकंडों को जानती हो और ना पुलिस के कार्यों को। पुलिस चाहे ये मामला कितना भी गूढ़ क्यों ना हो, उसे एक्सीडेंट ही कहेगी। रहा ट्रक का सवाल, तो किसी भी ऐसे ट्रक को खोज निकालेंगे जो रात के समय उधर से गुजरा हो, उस पर मुकदमा चला देंगे, भले ही वो इस बारे में कुछ भी ना जानता हो। दुर्घटना के मुकदमे अदालत में हमेशा कमजोर रहते हैं और दुर्घटनाओं को हत्या के रूप में नहीं ढाला जा सकता। ऐसे ढुलमुल केसों में अदालत कोई ठोस कार्य नहीं दे पाती, और या तो ड्राइवर पर असावधानी बरतने के रूप में 3-4 साल की सजा हो जाएगी या तगड़ा जुर्माना। पर उस अपील में ऐसे मुकदमे खत्म हो जाया करते हैं। हाँ, अगर ट्रक दुर्घटना स्थल पर पकड़ा जाता तो केस का पहलू बदल सकता था। ऐसा लगता है आप एक महत्वपूर्ण केस पर काम करने जा रहे हैं, और अगर सचमुच ऐसा हुआ जैसा आप सोच रहे हैं तो इस एजेंसी का नाम रोशन होने वाला है। मैंने मुस्कुराकर एक सिगरेट जलाई। कुछ ही देर में बलदेव मेरी मोटरसाइकिल लेकर आ गया। मैंने लिली को चलने के लिए कहा। फिर लिली को मोटरसाइकिल पर बैठाकर मैंने गाड़ी दौड़ा दी। मैं पहले आगरा मथुरा रोड पर पहुंचना चाहता था ताकि एक बार घटनास्थल का मुआयना कर लूं। जासूसी के आवश्यक यंत्र डिक्की में पड़े हुए थे। मोटरसाइकिल तेजी के साथ फरीदाबाद की तरफ बढ़ रही थी। मैं जानता था घटनास्थल से अभी कार हटाई नहीं गई होगी, क्योंकि समाचार पत्र की खबर के अनुसार पुलिस रात के 2 बजे वहां पहुंची थी और कार एक खड्डे में लुढ़की पाई गई थी, और यह दुर्घटना रहमतपुरा गांव के ही निकट घटी थी। और फिर 1 घंटे के भीतर भीतर मैं घटना स्थल पर पहुंच गया। संयोग से कार हटाने वाली कार अभी नहीं पहुंची थी। वहां अभी 2 कांस्टेबल पहरा दे रहे थे। आसपास हल्की फुल्की भीड़ थी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।